Hi friends, this is Miss Medico channel, and today we are going to have this discussion of components of wound healing. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notification of my coming videos. So let us start components of wound healing. If we talk of the components of wound healing, that means the basic processes which are involved in wound healing. We have inflammation, we have wound contraction, then there is epithelialization, then there is granulation, tissue formation, then there is scar remodeling. तो ये सारे प्रोसेसेस जो है, ये कंपोनेंट्स है वूंड हीलिंग में जो होते हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़ जो है वो है इन्फ्लेमेशन। किसी भी वूंड हीलिंग में जो पहले होता है वो है इन्फ्लेमेशन। इमिडिएटली आफ्टर, ये मैंने इन्फ्लेमेशन दिखाया है कि क्या होता है इन्फ्लेमेशन में। तो ये एक टिश्यू है, जिसको कट लगा है बाय एक्सीडेंटल ट्रॉमा और बाय सर्जन्स नाइफ। Immediately after disruption of tissue integrity by anything, inflammation starts. तो किसी भी इंजरी से, किसी भी डिस्ट्रप्शन से जो टिश्यू इंटीग्रिटी है वो लॉस हो जाती है और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है इन्फ्लेमेशन में? सबसे पहले प्लेटलेट्स जो है, जो मैंने दिखाया है ये येलो कलर की, ये प्लेटलेट्स होती है। दे बिकम along with clotting factors, of course with clotting factors के समेत, दे बिकम एडहेरेंट। ये आ जाते हैं इस वूंड की जगह पे, इस जहाँ पे इंजरी हुई होती है उस जगह पे ये लोग प्लेटलेट्स आ जाते हैं। दे फॉर्म ए हीमोस्टैटिक प्लग, और बिल्कुल ये एक प्लग बनाते हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो, टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल वेसल्स। सो इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले क्या होता है कि प्लेटलेट्स एडहिरेंट हो जाती है, अटैच हो जाती है, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिसमें फिब्रिनोजन आता है, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ये सारी जो है ये क्लॉट बनाते हैं और ये एक हीमोस्टैटिक प्लग बनाते हैं ताकि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए फ्रॉम द अंडरलाइंग वेसल्स, जो कि वहाँ पे डैमेज होती है वेसल्स, उनसे जो खून आता है उसको रोकती है प्लेटलेट्स। व्हाट हैपन्स टू ब्लड वेसल्स? इन्फ्लेमेशन में इन ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ट्रांजिएंट वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है। सबसे पहले इनमें ट्रांजिएंट शॉर्ट पीरियड के लिए वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। उसके बाद वेसल्स में, जो वहाँ पे अंडरलाइंग वेसल्स है, उनमें ये वैजो डायलेटेशन हो जाती है। तो मैंने कहा सबसे पहले प्लेटलेट्स आई क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ, उन्होंने हीमोस्टैटिक प्लग बनाए ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ट्रांजिएंट वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और उसके बाद वैजो डायलेटेशन हो जाती है, जैसे मैंने फिगर में दिखाया है। तो कौन सा केमिकल ऐसा है, कौन सा वैजो एक्टिव एमाइन है जो ये वैजो डायलेटेशन कराता है या इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करने वाला एक सबस्टेंस है जिसको हम लोग हिस्टामीन बोलते हैं। एक वैजो एक्टिव एमाइन होता है जहाँ पे प्लेटलेट्स जो होती है, वहाँ पे जो मास्ट सेल्स होती है, वहाँ पे जो ग्रैनुलोसाइट्स, जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है, बेसोफिल्स होती है, मोनोसाइट्स होती है, सॉरी मोनोसाइट्स नहीं, ग्रैनुलोसाइट्स, हमारी जो न्यूट्रोफिल्स होती है, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स जो होती है, ग्रैनुलोसाइट्स जो होती है हमारी, वो इस हिस्टामीन को, मास्ट सेल्स जो है ये इस हिस्टामीन को रिलीज़ करती है, जो कि एक वैजो एक्टिव अमाइन होता है। इस हिस्टामीन का काम क्या है? इट इज़ द प्राइमरी मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेटरी वेस्कुलर रेस्पॉन्स। सबसे पहला मीडिएटर जो है इन्फ्लेमेशन का वो है हिस्टामीन। अब हिस्टामीन क्या करता है?
ये मैंने इसका काम ही है क्योंकि ये वेजल्स पे एक्ट करता है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे टिश्यू बनाया है। और यहाँ पे ये हमारा जो टिश्यू है ये डिसरप्ट हुआ है, ये इंजर हुआ है, तो उसकी जो अंडरलाइंग वेसल्स होती है वहाँ पे हिस्टामीन रिलीज़ होता है प्लेटलेट से, मैस्ट सेल से और ग्रैनुलोसाइट से। ये हिस्टामीन क्या करता है, ये वैजो डायलेटेशन कराता है, यानी यहाँ पे जो वेसल्स है वो डायलेट हो गई होती है। इन्फ्लेमेशन में वेसल्स इस हिस्टामीन से डायलेट हो जाती है। जब वेसल्स वहाँ पे डायलेट हो गई तो परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती इन स्मॉल वेसल्स की, यानी गैप्स जो एंडोथीलियल सेल्स होती है इनमें गैप्स डेवलप हो जाते हैं। एंडोथीलियल सेल्स में गैप्स डेवलप हो जाती है। जब गैप्स डेवलप हो गई तो वहाँ पे जो फ्लूइड अंदर होता है वो बाहर चला जाता है, यानी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं। यानी कि हिस्टामीन से एक तो वैजोडाइलेटेशन होती है, दूसरा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं इन वेसल्स से, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में ये वेसल्स में से बाहर निकलकर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में चले जाते हैं। दूसरा जो है, इस इन्फ्लेमेशन की जगह, इस इंजरी की जगह दूसरा एक प्रोडक्ट निकलता है जिनको हम लोग काइनिन्स बोलते हैं, जैसे ब्रैडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है। इनिशियली जो मीडिएटर है इन्फ्लेमेशन का वो है हिस्टामीन, लेकिन लेटर ऑन जो है बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स जिनको हम काइनिन्स बोलते हैं, जैसे ब्रैडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 यानी प्रोस्टासाइक्लिन, दे टेक ओवर द जॉब ऑफ इन्फ्लेमेशन फ्रॉम द हिस्टामीन। मीन्स हिस्टामीन का जो जॉब है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, वैजोडाइलेटेशन कराना और प्लाज्मा प्रोटीन्स को लीक आउट करना। लेकिन इसका जो जॉब है वो टेक ओवर करते हैं हमारे दो प्रोडक्ट जो निकलते हैं, काइनिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। In presence of kinins, that is prostaglandin, bradykinin and prostaglandin जो होता है ये फाइनल मीडिएटर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के। ये काइनिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये फाइनल मीडिएटर्स है। हमने प्राइमरी मीडिएटर देखा हिस्टामीन, लेकिन ले फाइनल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, यानी कि ये टेक ओवर करते हैं जॉब ऑफ हिस्टामीन, और यही इन्फ्लेमेशन के लिए लेटर ऑन रिस्पॉन्सिबल होती है। ये काइनिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये कीमो टैक्टिक होते हैं, ये कीमोटैक्टिक फॉर वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को ये अट्रैक्ट करते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे होती है उनको ये अट्रैक्ट कराते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को इन्फ्लेमेशन की जगह जो है ये अट्रैक्ट कराते हैं, ताकि वहाँ पे जो है जब वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे वेसल से लीक आउट होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और काइनिन्स से, वहाँ पे ये वूंड की जगह पे वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाते हैं, और वूंड की जगह पे ये वूंड को जो है जो वाइट ब्लड सेल्स है वो माइग्रेट करती है इस वूंड पे। जब वाइट ब्लड सेल्स जो है माइग्रेट करती है वूंड पे, तो वो जो सेल्यूलर डेब्रिस होता है, मतलब जो सेल इंजरी होती है वहाँ पे, वो उसको एंगल्फ करते हैं, और इस सेल्यूलर डेब्रिस को, वहाँ पे जो सेल्स इंजर्ड होती है वो सेल्यूलर डेब्रिस को रिमूव करती है, सेल्यूलर डेब्रिस को रिमूव करती है। मैं अगेन रिपीट करूँगी, जब इंजरी होती है तो वहाँ पे टिश्यू लॉस हो जाता है, वहाँ पे हमारी सेल्यूलर डेब्रिस प्रेजेंट होता है, इनको एंगल्फ करती है हमारी जो वहाँ पे WBCs है, जो ग्रैनुलोसाइट्स है, वो इनको एंगल्फ करती है, और इनका काम होता है कि जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल्यूलर डेब्रिस होता है, इसको एंगल्फ किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल जो है वो डोमिनेट करती है। एट फर्स्ट
पॉलीमॉर्फो ल्यूकोसाइट्स डोमिनेट करती है, और लेटर ऑन जो है दूसरे जो है मोनोसाइट्स जो है वो भी वहाँ पे पाई जाती है। मोनोसाइट्स जो है यानी ग्रैनुलोसाइट्स जो है वहाँ पे भी आ जाती है, क्योंकि ग्रैनुलोसाइट्स जो है वो डाई आउट हो जाती है, और लेटर ऑन जो है मोनोसाइट्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाती है। मैंने फिर से कहना है कि जब जब भी इंजरी होती है तो हमारे जो इनिशियल मीडिएटर होता है इन्फ्लेमेशन का, वहाँ पे हिस्टामिन होता है जिसने वैज़ोडाइलेटेशन करानी होती है, और वो परमिएबिलिटी स्मॉल वेसल्स की इंक्रीज़ करता है। लेटर ऑन जो है इससे क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक आउट होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में। उसके बाद जो है इससे जॉब टेक कवर करते हैं एक्टिव अमाइंस, काइनेंस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जो काइनेंस होता है जैसे ब्रैडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, PGE2 पर्टिकुलरली और PGI2, ये फाइनल मीडिएटर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, और ये अट्रैक्ट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स को। अब वाइट ब्लड सेल्स आ जाती है हमारे इंजर्ड टिश्यू के पास, जहाँ पे इंजरी हुई होती है। जो मैंने यहाँ पे ये एरिया दिखा है, यहाँ पे इंजरी हुई है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं WBCs, ये सेल्यूलर डेब्रिस को रिमूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स जो है, पॉलीमॉर्फो ल्यूकोसाइट्स जो है वो डोमिनेट करती है। लेटर ऑन ये डाई आउट हो जाती है, और मोनोसाइट्स जो है वो डोमिनेट करती है। ये मोनोसाइट जो है दे बिकम डोमिनेंट सेल्स बाय 5th डे। ये फैगोसाइटिक होती है, और ये वूंड जो है आई मीन टू से ये सेल्यूलर डेब्रिस को इंजेस्ट करती है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वूंड हीलिंग में जो है, अगर वूंड हीलिंग में हमारी ग्रैनुलोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ना हो तो वूंड हीलिंग तब भी प्रोसीड होती है, देखा गया है। लेकिन मोनोसाइट जो है अगर ये ना हो तो वूंड हीलिंग डिले हो जाती है, ऐसा देखा गया है। और हमारी जो, अगर हम क्लिनिकली देखेंगे, इन्फ्लेमेशन में हमारे पास वहाँ रेडनेस होता है क्योंकि डायलिटेशन होती है, वहाँ पे टेंडरनेस होएगी क्लिनिकली, वहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन होएगा, वहाँ पे स्वेलिंग होएगी क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक आउट हुए हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है वूंड हीलिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वूंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वूंड कॉन्ट्रैक्शन होती है। जो दूसरा प्रोसेस है, ये जो वूंड हुआ है, ये जो इंजरी हुई है, इसमें वूंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और नॉर्मली जो वूंड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओपन वूंड्स में देखा गया है। जो हमारे ओपन वूंड्स है वहाँ पे देखा गया है कि वूंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है विद टिश्यू लॉस। यहाँ पे टिश्यू लॉस होता है तभी जाके जो है वूंड कॉन्ट्रैक्ट होएगा ना। तो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वूंड कॉन्ट्रैक्शन, दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड एक्सटेंसिवली। कहते हैं कि वूंड कॉन्ट्रैक्शन जो है इट डजंट बिगिन इमिडिएटली। About 3 to 4 days elapse before the movement of edges become measurable. This period where the no wound contraction is noticed, it's called a lag period. तो मैंने कहा 3 to 4 days जो है का पीरियड होता है, इलैप्स होता है बिफोर द मूवमेंट ऑफ एड्स बिकम मेजरेबल। मीन्स 3 से 4 दिन जो है वो गुज़रते हैं जब देखा गया है कि वूंड कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया है 3 से 4 दिन के बाद। और ये जो पीरियड है जब वूंड कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होता है, वूंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं लैग पीरियड। What is lag period? It is the period when no contraction is noted. जब कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं नोट की हो वूंड में तो उसको बोलते हैं लैग पीरियड। ठीक है। आफ्टर दिस पीरियड देयर इज अ पीरियड ऑफ रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। लैग पीरियड के बाद जो है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसमें वूंड बहुत ज़्यादा रैपिडली
कॉन्ट्रैक्ट होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती है, और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है, देखा गया है बाय 14th डे। 14th डे। मैं फिर से कहूँगी कि वूंड कॉन्ट्रैक्शन ओपन वूंड्स में होता है जहाँ पे टिश्यू लॉस होता है फॉर सेंचुरीज। 3 से 4 दिन के बाद देखा गया है कि मूवमेंट ऑफ एजेस जो है, यानी कॉन्ट्रैक्शन जो है 3 से 4 दिन के बाद मजरेबल होता है कॉन्ट्रैक्शन, और इस पीरियड को लैग पीरियड कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन नोट नहीं की गई। और उसके बाद रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती है जो कंप्लीट होती है बाय द 14th डे। उसके बाद जो है इस टाइम पे जहाँ पे रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती है 80% ऑफ वूंड इज़ रिड्यूस्ड। 80% जो है वूंड इज़ रिड्यूस्ड। 80% जो है वूंड जो है इज़ रिड्यूस्ड टू 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। वूंड इज़ रिड्यूस्ड। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो वूंड कॉन्ट्रैक्शन होती है वो डिपेंड करता है उसका कॉज क्या है। वूंड कॉन्ट्रैक्शन का काज अगर हम बात करेंगे, देखा गया है कॉज ऑफ वूंड कॉन्ट्रैक्शन। तीन चीज़ें देखी गई है। इस पे ग्रेट रिसर्च वर्क किया गया है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ वूंड कॉन्ट्रैक्शन को यट इट्स अननोन वाई व्हाट हैपन्स इन वूंड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन तीन चीज़ें देखी गई कि इसमें रिमूवल ऑफ फ्लूइड होता है, जो वहाँ पे फ्लूइड होता है वो उसका जो है वो रिमूव हो जाता है फ्लूइड रिमूवल की वजह से। फ्लूइड रिमूवल कैसे होता है, बोला जाता है वूंड जो है ड्राई हो जाता है जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाता है बाय ड्राइंग, और इस तरह से वूंड कॉन्ट्रैक्शन होती है। और डिमिनिशन ऑफ साइज इससे होता है, डिमिनिशन ऑफ साइज। देखिए सबसे पहले मैंने कॉज कहा वूंड कॉन्ट्रैक्शन का है कि नहीं पता है, उसको बहुत ही एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, लेकिन उतना ज़्यादा इसमें पता नहीं है कि क्यों होता है। लेकिन जो कॉज देखे गए हैं वो है रिमूवल ऑफ वाटर। देखा गया कि वूंड जब ड्राई होता है उससे वाटर लॉस हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उससे साइज ऑब्वियसली डिमिनिश होता होगा। दूसरा देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोलेजन, जो वहाँ पे कोलेजन होता है वूंड में जो है फिब्रोब्लास्ट्स से वहाँ पे जो सेल्स होती है फिब्रोब्लास्ट्स, जो कि वहाँ पे फिक्स्ड सेल्स होती है किसी भी टिश्यू में, वो जो है वो कोलेजन रिलीज़ करती है। तो इस कोलेजन की कॉन्ट्रैक्शन होएगी, तो ऑब्वियसली जब कोलेजन कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो वूंड भी कॉन्ट्रैक्ट होएगा। और कोलेजन जो है वो इंक्रीज़ होता है बिटवीन द 5 and 8th डे ऑफ हीलिंग, और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे वूंड भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। नंबर थर्ड जो है वो देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। ग्रैनुलेशन टिश्यू मतलब यही फिब्रोब्लास्ट जो है या वेसल्स जो है इनका कॉन्ट्रैक्शन होएगा या फिब्रोब्लास्टस का कॉन्ट्रैक्शन होएगा वहाँ पे। तो जो ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है वो देखा गया है कि दैट इज़ द कॉज ऑफ वूंड कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने कहा कि वूंड कॉन्ट्रैक्शन का काज पता नहीं है, इस पे रिसर्च किया गया है टू नो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म, बट 3 मैकेनिज्म्स देखे गए हैं, रिमूवल ऑफ वाटर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोलेजन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। ये 3 चीज़ें देखी गई है। नंबर नेक्स्ट जो है वूंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एपिथेलियलाइजेशन। एपिथेलियलाइजेशन में क्या होता है, इन स्किन वूंड्स, जो कि स्किन पे वूंड्स होते हैं, हमारा जो एपिडर्मिस होता है, अ, ये जो एपिडर्मिस है यहाँ पे जो एपिडर्मिस है, यहाँ से जो एपिडर्मिस, यहाँ ये वूंड जो है वूंड की एज है, यहाँ पे वूंड एज के समझाना चाहूँगी। पहले एपिथेलियलाइजेशन में क्या होता है, कहते हैं कि स्किन वूंड्स में जो एपिडर्मिस होता है एडजेसेंट टू द वूंड एज, वो स्टार्ट करता है थिकनिंग। इसमें वूंड एज क्या बन जाते हैं, थिक बन जाते हैं।
जो हमारे स्किन वूंड्स होते हैं वहाँ पे जो वूंड एजेस होती है वो एपिडर्मिस की वूंड एज स्टार्ट द थिकनिंग ऑन द फर्स्ट डे। वूंड एज थिक हो जाती है फर्स्ट डे पे, देखा गया है कि वूंड एज थिक हो जाती है। और वहाँ पे जो मार्जिन पे जो बेसल सेल्स होती है, ये जो मार्जिन पे क्योंकि ये हमारी सेल्स होती है, जो वहाँ पे मार्जिन पे बेसल सेल्स होती है ना, दे लूज दियर फर्म अटैचमेंट टू द अंडरलाइंग डर्मिस। मतलब ये सेल्स जो है ये डर्मिस से अटैच लूज हो जाता है इनका। जो हमारी एपिडर्मल सेल्स होती है वो थिक हो जाती है फर्स्ट डे पे। उसके बाद जो मार्जिनल सेल्स होती है, यहाँ पे जो सेल्स होती है वो अंडरलाइंग डर्मिस से अटैचमेंट इसका लूज़ हो जाता है। और जो हमारी फिक्स्ड सेल्स होती है, हमारी जो फिक्स्ड सेल्स होती है दे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। ये मैंने दिखाया है कि इनको माइटोसिस हो जाता है, यानी ये प्रोलिफरेट हो जाती है और इनको डॉटर सेल्स बन जाती है। और डॉटर सेल्स जो है वो एंटायर वूंड सरफेस को में ये डॉटर सेल्स चली जाती है और उसको फिल करने की, एक तरह से ये गैप जो है ये फिल करने की कोशिश करती है ये सेल्स। मैंने कहा एप्थिलियलाइजेशन में क्या होता है, अगर हम स्किन वूंड्स की बात करेंगे, जो वूंड एड्स होती है वो थिक हो जाती, वूंड की एड्स थिक हो जाती है। वहाँ पे जब वूंड की एड्स थिक हो जाती है फर्स्ट डे पे, और जो मार्जिनल सेल्स होती है, यहाँ पे जो सेल्स होती है मार्जिन पे, वो अंडरलाइंग सेल्स से जो है अपना अटैचमेंट लूज़ करना स्टार्ट कर देती है और ये माइग्रेट हो जाती है इस वूंड एरिया में। इस वूंड एरिया में ये माइग्रेट हो जाती है ताकि इसको फिल करे। और यहाँ पे जो फिक्स्ड सेल्स होती है, फिक्स्ड सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन वो स्टार्ट करती है और ये लेटर ऑन प्रोलिफरेट करती है और इसी तरह इस वूंड को फिल करने की कोशिश करने में लगी रहती है। तो ये देखा गया है और ये डिफेक्ट को ब्रिज करने की कोशिश करती है एप्थिलाइजेशन में। यहाँ पे यही होता है कि माइटोटिक डिवीजन होता है ताकि जो वहाँ पे डिफेक्ट है उसको ब्रिज करने की कोशिश की जाए, ये एप्थिलाइजेशन में होता है। उसके बाद जो है ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होती है वूंड हीलिंग में। इसमें क्या होता है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो एलिमेंट्स है वहाँ पे वूंड की एरिया पे वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। और मेनली देखा गया है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू में कैपिलरी लूप्स स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिब्रोब्लास्ट्स। तो दो स्टेजेस देखे गए हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू में। सबसे पहला स्टेज जो है वो है स्टेज ऑफ वैस्कुलराइजेशन और दूसरा स्टेज देखा गया है स्टेज ऑफ डीवैस्कुलराइजेशन। अब हम बात करेंगे स्टेज ऑफ वैस्कुलराइजेशन की। स्टेज ऑफ वैस्कुलराइजेशन में क्या होता है, वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, वहाँ पे जो वेसल्स होती है, कैपिलरी लूप्स जो है वूंड एरिया में कैपिलरी लूप्स और फिब्रोब्लास्ट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है वूंड एरिया में। और इस प्रोसेस को जहाँ पे कैपिलरी लूप्स और फिब्रोब्लास्ट्स की ग्रोथ हो जाती है, यानी लिविंग ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, मैं कहूँगी कि वेसल्स हमारी कहाँ से आती है। वहाँ पे जो अंडरलाइंग वेसल्स होती है, जो मेन वेसल होती है, इसकी जो एंडोथीलियल सेल्स होती है ये बर्ड आउट स्टार्ट करती है, बर्डिंग आउट, यानी कि एक वेस्कुलर स्प्रॉट निकलता है। ऐसे वेसल है, इससे एक वेस्कुलर स्प्रॉट निकलता है, इसकी एंडोथीलियल सेल से एक वेस्कुलर स्प्राउट निकलता है। और ये स्मॉल बर्ड्स ऑफ एंडोथीलियल सेल्स स्मॉल बर्ड्स एंडोथीलियल सेल्स से निकलती है। एंडोथीलियल सेल जो वेसल्स के अंदर सेल्स लगी होती है इनर लाइनिंग से जो है, वहाँ पे ये बर्ड आउट हो जाती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वेसल। ये एग्जिस्टिंग वेसल है
और इससे एक स्प्राउट निकलता है एंडोथेलियल सेल से। लेटर ऑन ये जो बड है इसमें कैनालाइजेशन हो जाती है, इसमें एक कैनाल बनती है और फिर लेटर ऑन मस्क्यूलर कॉर्ड इसमें डेवलप हो जाता है और ये नॉर्मल कैपिलरी बनती है या आर्टीरियोल बनती है या वेन्यूल बनती है। इस तरह से कैपिलरीज डेवलप हो जाती है। इसी तरह वहाँ पे जो सेल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है वहाँ पे अंडरलाइंग फिब्रोब्लास्ट्स होते हैं, वो फिक्स्ड सेल्स होते हैं एक टिश्यू में, एक कनेक्टिव टिश्यू में। जब भी इसकी इंजरी होती है तो ये फाइब्रोब्लास्ट जो है ये एक्टिवेट हो जाती है और ये फाइब्रोब्लास्ट जो है ये चेंज होती है फाइब्रोसाइट में। और ये फाइब्रोब्लास्ट क्या करती है कि ये कोलेजन सिक्रेट करती है, ये कोलेजन सिक्रेट करती है। ये कोलेजन जब बनता है तो कोलेजन इज़ एन एक्स्ट्रा वेस्कुलर सिक्रीशन and that is from the fibroblast, and this fibroblast synthesize first of all the basic molecule that's called tropocollagen। first of all ये fibroblast actually tropocollagen बनाती है and ट्रोपोकोलाजन मॉलिक्यूल्स जो है वो कंडेंस हो जाते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड में, जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये कंडेंस हो जाता है ट्रोपोकोलाजन इन द म्यूकोपॉलीसेकेराइड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस एंड दे फॉर्म द फिब्रिल्स। फिब्रिल्स वहाँ पे बनते हैं। तो फिब्रिल्स जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं टुगेदर, दे फॉर्म रेटिक्यूलिन फाइबर्स। फिब्रिल्स जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ग्रुप्ड हो जाते हैं और ये बनाते हैं रेटिक्यूलिन फाइबर्स। रेटिक्यूलिन फाइबर्स जो है वो लेटर ऑन कंडेंस होके कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं और ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं यही हमारे जो वहाँ पे वूंड है वहाँ पे टिश्यू जो है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इसको हेल्प करता है कि इस टिश्यू की स्ट्रेंथ रिगेन हो जाए। उसके बाद जो है मैंने कहा था कि यहाँ पे 2 स्टेजेस होते हैं हमारे ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन में। इसके बाद स्टेज ऑफ डीवैस्कुलराइजेशन होती है। स्टेज ऑफ डीवैस्कुलराइजेशन अगेन यहाँ पे जो वूंड है, यहाँ पे जो आदि वेसल्स होती है वो डाई आउट हो जाती है। डाई आउट मतलब क्या, जो है फिब्रोप्लाशिया प्रोसीड हो जाता है और सम वेसल्स जो है वो एट्रॉफी हो जाती है, वेसल्स का एट्रॉफी हो जाता है, वेजल्स का एट्रॉफी हो जाता है और कुछ और फिब्रोप्लाशिया मतलब वहाँ पे फाइबर जो है उनका प्लाशिया हो जाता है, वो एट्रॉफी हो जाती है इसका, तो ये हो जाता है। और ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है वो पेल होना स्टार्ट हो जाता है, वो पेल होना बिकॉज ऑफ दिस डिवेस्कुलराइजेशन। वेसल्स का एट्रॉफी हो जाता है, यानी कि जो वेसल्स होती है उनमें एट्रॉफी कैसे हो जाती है कि उनका ल्यूमिन ऑब्लिटरेट हो जाता है, जिसको हम लोग ग्रैनुलेशन टिश्यू का पेल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है स्कार रिमॉडलिंग। स्कार रिमॉडलिंग ये लास्ट वाला स्टेप है कि स्कार बनता है और इसकी रिमॉडलिंग होती है। एक्चुअली इट बिगिंस एट 6 वीक्स एंड कॉम्प्लीट्स लास्ट्स फॉर 2 years। ये बिगिन होता है स्कार रिमॉडलिंग 6 वीक्स पे और 2 years तक के टाइम तक के लिए जो है ये लास्ट करता है। इसमें ये जो कोलेजन बना हुआ होता है इसकी मैचुरेशन हो जाती है। मैचुरेशन ऑफ कोलेजन टेक्स प्लेस बाय क्रॉस लिंकिंग। बाय क्रॉस लिंकिंग जो मैंने कहा कि वहाँ पे रेटिकुलिन फाइबर्स बनते हैं, लेटर ऑन वो कंडेंस होके वो गेट टुगेदर करते हैं और कोलेजन बनाते हैं। क्रॉस लिंकिंग से मैचुरेशन होती है कोलेजन की और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्कार को ताकि ये टूटे ना। इसमें एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए स्कार में जो कि प्रोवाइड करता है कोलेजन। और कोलेजन प्रोडक्शन इज़ नॉट प्रेजेंट आफ्टर, or production of collagen, maturation of collagen is there but the production of collagen does not take place after 42 days।
Production of collagen is not present after 42 days of wound healing. वूंड हीलिंग के 42 डेज़ के बाद कोई भी कोलेजन प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि मैचुरेशन हो जाती है क्रॉस लिंकिंग। ये था कंपोनेंट्स ऑफ वूंड हीलिंग। अगर आपको समझ में आया